हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज स्टार्ट होने से पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज भी कल का क्वेश्चन क्या था बाबू? कल का क्वेश्चन किसी को याद है? किसी को याद नहीं है, कोई बात नहीं। अगले दिन के लिए मैं क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि बताइए कि श्रीलंका में भारत की तरफ से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। यानी भारत की तरफ से श्रीलंका में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम आपको लिखना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। अगर इसका आंसर नहीं आएगा तो हम अगले दिन ज़रूर इसका आंसर देंगे। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं आज आगे क्यूज की ओर। कला और संस्कृति, कला और संस्कृति आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है बाबू? तो सांख्य। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा पूछ देगा कि कौन है? सांख्य है। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे कहा जाता है? कपिल मुनि को। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे? कपिल मुनि को। पेपर में कई बार ये सब क्वेश्चन आ रहा है। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? वैशेषिक कणाद। कौन? कणाद। लोकायत दर्शन के चार्वाक। लोकयत दर्शन के प्रतिपादक कौन है बाबू? चार्वाक। अब देखिए, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे कहा जाता है? जैमिनी को। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम। ठीक, और मीमांसा दर्शन के जैमिनी। योग दर्शन के पतंजलि। और लिंगायत दर्शन के वाशवराज। लिंगायत दर्शन के कौन है? वाशवराज। भेदाभेदवाद दर्शन के भास्कराचार्य। भेदाभेदवाद दर्शन के कौन है? भास्कराचार्य। कोई दिक्कत? सांख्य दर्शन के कपिल। वैशेषिक दर्शन के कणाद। वेदांत दर्शन के वदरायण। जड़वाद दर्शन के कौन है बाबू? चार्वाक। कौन? चार्वाक। जड़वाद दर्शन देखिएगा, लोकायत दर्शन दोनों का चार्वाके है। कौन है? चार्वाक। जड़वाद दर्शन और लोकायत दर्शन। अब सुनिएगा, दार्शनिक मत और प्रवर्तक। दार्शनिक मत और प्रवर्तक। तो अद्वैतवाद के जनक किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को। अद्वैतवाद के जनक शंकराचार्य को। द्वैतवाद के जनक माधवाचार्य को। द्वैतवाद के जनक कह देगा तो माधवाचार्य को। शुद्धा द्वैतवाद को कह देगा कि किसका इसका प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य। यानी शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है बाबू? वल्लभाचार्य। अचिंत्य भेदाभेदवाद के तो बलदेव। कौन है? बलदेव। अभी इसको छोड़ दीजिए। विशिष्टा द्वैतवाद के कौन है? रामानुजाचार्य। विशिष्टा द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा है। द्वैतवाद के निम्बाकाचार्य। यानी निम्बाकाचार्य कहेगा तो द्वैतवाद के। अच्छा, विशिष्टा द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। विशिष्टा द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के निम्बाकाचार्य। अच्छा जी, सब विशिष्टा द्वैतवाद के श्रीकंठ। कौन है? श्रीकंठ। अब देखिएगा, पीठ स्थान यानी ज्योतिष जो पीठ है यह कहाँ है बाबू? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ में। शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका में। शारदा पीठ द्वारका में। गोवर्धन पीठ पुरी। गोवर्धन पीठ पुरी। श्रृंगेरी पीठ मैसूर। श्रृंगेरी पीठ अगर कहेगा कि कहाँ है तो मैसूर में। बहुत बढ़िया। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं बाबू? नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य। द्वैतवाद के कहेगा तो निम्बाकाचार्य। विशिष्टा द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। बहुत सुंदर, ऐसे ही पढ़ना है। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो विशिष्टा द्वैतवाद। यानी विशिष्ट द्वैतवाद कौन सा है? भागवत धर्म का मुख्य आधार है। विशिष्ट द्वैतवाद के कौन है? रामानुजाचार्य। नहीं, शून्यवाद के नागार्जुन। अद्वैतवाद सिद्धांत शंकराचार्य। अद्वैतवाद कहेगा तो शंकराचार्य। शून्यवाद नागार्जुन। द्वैतवाद के निम्बाकाचार्य। विशिष्टा द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। अब सुनिए, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? माधवाचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला कौन थे? तो माधवाचार्य। कौन बाबू? माधवाचार्य। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो कपिल मुनि किसका? तो सांख्य। ठीक है। गौतमी किसका? तो न्याय का। न्याय दर्शन के गौतम। अच्छा, महर्षि गौतम का संबंध किससे है? तो न्याय दर्शन से। रामानुजाचार्य किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विशिष्ट द्वैतवाद से। कामसूत्र का प्रवर्तन
तो वात्स्यायन। कामसूत्र के प्रवर्तक कौन है? वात्स्यायन। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जैन धर्म में जैन दर्शन किस हिंदू दर्शन के सर्वाधिक निकट है बाबू? तो सांख्य दर्शन के। किसके? सांख्य दर्शन के। यानी जो जैन दर्शन है ना बाबू, वह किस हिंदू दर्शन के सर्वाधिक निकट है? तो सांख्य दर्शन के। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बदरायन। कौन है? बदरायन। ठीक है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत पूछेगा कि किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। किससे बाबू? मीमांसा से। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। भारत का प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन। महान हिंदू निर्माता कौन थे? तो मनु। महान हिंदू निर्माता पूछेगा तो मनु। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, और सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। समझ में आ रहा है ना? वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था बाबू? दयानंद सरस्वती। या दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए थे। आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875 में। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम अगर पूछेगा कि क्या था, तो मूल शंकर। और स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। बहुत बढ़िया। अब 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, यानी उनके जन्म दिवस के यादगार में हम लोग क्या करते हैं कि युवा दिवस मनाते हैं। युवा दिवस मनाते हैं। अब विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस और 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता से स्वदेशी आंदोलन की लहर उठी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कब? 570 ईस्वी में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? मक्का में। कहाँ पर? मक्का में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। अगर पूछेगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक। सिख धर्म के 10 गुरु का नाम सुनिएगा दोस्त। प्रथम थे गुरु नानक, इसके बाद गुरु अंगद, उसके बाद अमरदास, फिर रामदास, अमरदास के बाद रामदास। अर्जुन देव, ठीक, गुरु अर्जुन देव। हरगोविंद, कौन? हरगोविंद। 7वां हरराय, ठीक है, हरराय। 8वां हरकिशन, और 9वां तेग बहादुर, और 10वां कहेगा तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1669 ठीक 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में इन्होंने किसका रचना? खालसा पंथ की स्थापना किया था, ठीक। और 1708 ईस्वी में नंदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने खोब के मुआ दिया। यानी कहने का मतलब छुरा खोब दिया दोस्त, और उनको मुआ दिया। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक, आप लोग बड़ी तेज हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे बाबू? गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सिखों को लड़ाकू किसने घोषित किया था? सिखों को सैनिक लड़ाकू किसने बनाया था? गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों को सैनिक रूप दिया था, ठीक है। 5 गो चीज़ अनिवार्य बनाए थे गुरु गोविंद सिंह ने ही। अंतिम नाम के अंतिम में सिंह लगाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने इजाज़त दी थी। देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। आज भी पटना साहिब है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो नांदेड़ में। समाधि बात किया जाए तो नांदेड़ में गुलखा नामक पठान खोब के मुआ दिया था,
चाकू का चीज चाकू कब 1708 ईस्वी में। कब? 1708 ईस्वी में दोस्त, छटक गया 58 पर चल गया, कोई बात नहीं, 1708 में कोई दिक्कत है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नाडिया में। कहाँ पर? नाडिया में। यानी चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नाडिया में। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी तो भक्ति की। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी किस चीज़ का? तो भक्ति की। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक बंगाल में तो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहाँ भक्ति आंदोलन के थे? बंगाल में। त्यागराज किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो संगीतज्ञ के क्षेत्र से। त्यागराज पूछेगा कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो संगीत के क्षेत्र से, याद रखिएगा। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, ठीक है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास। हरिदास तानसेन के गुरु थे। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका के जन्मदाता तानसेन ने कंठाभरण वाणी विलास का उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने। यानी कहने का मतलब है कि तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने, क्योंकि अकबर के दरबार में ही तानसेन रहते थे। कोई दिक्कत है? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था बाबू? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। हाँ, सर्वाधिक अगर कहेगा तो श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कहाँ पर उनका मृत्यु हुआ था? तो कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बाबू? तो उरुवेला में। कहाँ पर? उरुवेला में। उरुवेला में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरुवेला कहाँ है? गया में, ठीक है, बौद्ध गया में। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दिया था। किसने? महाराजा खेतड़ी ने। कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम चीनी नाम क्या था? तो कुंग फू। यानी कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? जो कन्फ्यूशियस था ना, उसका वास्तविक चीनी नाम, चीन में उसका नाम क्या था बाबू? तो कुंग फू। क्या था? कुंग फू। उर्दू के मशहूर शायर, हाँ, कुंग फू, ठीक है। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? असदुल्ला खां। असदुल्ला। रसगुल्ला असदुल्ला। रसगुल्ला असगुल्ला। कौन गुल्ला? रसगुल्ला। और कौन दुल्ला? असदुल्ला, ठीक है। यानी कहने का मतलब बाबू किसका? तो मिर्जा गालिब का मूल निवासी कहाँ का था? तो बताओ, आगरा का। कहाँ का? आगरा का। यानी मिर्जा गालिब आगरा का मूल निवासी था और उसका मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम कहेगा तो असदुल्ला। असदुल्ला। असदुल्ला खां था। कोई दिक्कत है? और रसगुल्ला कहाँ के है जिसको जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल के। बंगाल में रसगुल्ला। कौन गुल्ला? हाँ। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद भारत से अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो में भाषण दे रहे थे। और मेरे भाई और बहनों से अपना भाषण शुरू किए। वहीं से इनको तूफानी हिंदू कहा गया। वहीं से इनको तूफानी हिंदू कहा गया। खुद ही कहते तूफानी हिंदू कहा गया। और 1893 में गए, 1897 आए तो रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्त 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किए थे। और उससे पहले 1887 में बेलूर मठ की स्थापना करके गए थे। 1887 में। कोई दिक्कत? कोई डाउट? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलादी में। कहाँ पर? कलादी में। ईसा मसीह का जन्म स्थल बेथलेहम में। कहाँ पर? बेथलेहम में। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में। वर्धमान महावीर की जन्म स्थली कहाँ है? तो कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम। अब 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और पूछ देगा कि कब मृत्यु? तो 468 ईसा पूर्व में। कब है? 468। 540 में जन्म ईसा पूर्व में, 468 में मृत्यु। नहीं, कैसे? आहा, ईसा पूर्व में उल्टा चलता है। ईसा पूर्व में उल्टा चलता है। नहीं समझी? समझ गई ना? तुम तेज हो। महावीर स्वामी की मृत्यु किसके महल में हुई थी? तो मलराज सस्तीपाल के महल में। किसके महल में पूछिए? महाराज सस्तीपाल के महल में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्विज में। सरकारिया समिति का संबंध किससे है बाबू?
तो केंद्र राज्य संबंध से, किससे? केंद्र राज्य संबंध से। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से। यानी स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से। प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दंतवाला समिति का संबंध किससे है बाबू? तो बेरोजगारी से, यानी बेरोजगारी से दंतवाला समिति का संबंध है। राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से या कर बंटवारे से, राजा चलैया समिति का संबंध। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से, किससे? प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन समिति, जो जानकी चाहे ना, तो जानकी रमन समिति का संबंध पूछ देगा तो प्रतिभूति घोटाला, माल घोटाला कर देंगे, ठीक है। तो जानकी रमन समिति। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। रंगराजन समिति का संबंध किससे है बाबू? तो भुगतान संतुलन से। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र के सुधार से। बीमा क्षेत्र के सुधार से कौन? मल्होत्रा समिति। अच्छा, भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, यानी ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से कौन से संबंधित है? तो भंडारी समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था बाबू? या मध्य ग्रामीण जो बैंक है ना, इसका स्थापना कब हुआ था? 1975 में। 1975 में। एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। जून को तेबई माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? 1975 में, ठीक है। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1975 में, ठीक। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से, किससे? लघु उद्योग से। अच्छा बताइए कि गुप्ता समिति का संबंध, गुप्ता जी लोग होते हैं ना शाह जी, तो गुप्ता समिति का संबंध किससे है? दूरसंरचना पुनर्संरचना से। दूरसंचार पुनर्संरचना से। दूरसंचार पुनर्संरचना से, ठीक है। अच्छा, वांचू समिति का संबंध किससे है बाबू? तो प्रत्यक्ष कर से। वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से। और रेखीय समिति का संबंध अप्रत्यक्ष, यानी रेखा समिति का संबंध किससे? अप्रत्यक्ष कर से। पढ़ाए थे ना, बहुत सुंदर। खुसरो समिति का संबंध है कृषि साख से। कृषि साख से। कौन से समिति? खुसरो समिति। और रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से। फेरवानी समिति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज से। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज से फेरवानी समिति का संबंध है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर किसका स्थापना हुआ था? शिवरमन समिति के सिफारिश पर किस चीज़ का स्थापना हुआ था? नाबार्ड की स्थापना हुआ था। शिवरमन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था। नाबार्ड का अगर हेड क्वार्टर की बात करें कि मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर पूछे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। इसका हेड क्वार्टर पूछे तो मुंबई में है। कहाँ पर है बाबू? मुंबई में। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट कौन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अगर यूनिट की बात करें, यानी इसके इकाई का, इंडेक्स का, तो क्या होता है बाबू? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कहेगा तो सेंसेक्स। निफ्टी किसका होता है? तो NSE, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है? इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी होता है। N से नेशनल और N से निफ्टी। समझ में आ रहा है ना? तो फेरवानी समिति का संबंध राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज से। सच्चर समिति का संबंध मुस्लिम की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, यानी मुस्लिम के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन सच्चर समिति का संबंध है, ठीक है। अच्छा जी, गोईपुरिया समिति, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गोईपुरिया समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सेवा सुधार से। किससे बाबू? बैंकिंग सेवा सुधार से। अच्छा जी, इसको बताइए। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है चीनी घोटाला से। चीनी घोटाला से ज्ञान प्रकाश समिति का। और जानकी समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से था, ठीक है। और गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से, यानी औद्योगिक रुग्णता कहने का मतलब बीमार। औद्योगिक रुग्णता, रुग्णता कहने का मतलब बीमार, ठीक है। अभी नहीं कि किसी के पैर में पानी लग गया तो बीमार, नहीं। समझ में आ रहा है ना? वो सब बीमारी में नहीं आता है, ठीक है। बीमार कहने का मतलब जो हॉस्पिटलाइज हो, यानी जिसका स्थिति बहुत दयनीय हो रहा हो, उसको इंग्लिश में इलनेस कहते हैं, हिंदी में रुग्णता। उसको इंग्लिश में इलनेस और हिंदी में रुग्णता,
ठीक है। भूरे लाल समिति का संबंध है मोटर वाहनों के करों में वृद्धि से। भूरे लाल, कौन लाल? भूरे लाल। कोई दिक्कत है? तो भूरे लाल समिति का संबंध मोटर वाहनों के करों में वृद्धि से। ठीक है, भूरे लाल किसी के मामा के भी नाम हो सकता है, कोई दिक्कत तो भूरे लाल समिति का संबंध किससे है बाबू? तो मोटर वाहनों के करों में वृद्धि से। भूरे लाल इसलिए कहे ना कि एक्चुअली आदमी का नाम होता है और उससे याद करने का ट्रिक हो जाता है, नहीं समझे? तो समझ रहे हैं ना आप लोग? यानी भूरे लाल, भूअर ना गाँव में आदमी का नाम होता है कि भूरे लाल नाम है उनका। तो भूरे लाल समिति का संबंध किससे है बाबू? तो मोटर वाहनों के जो प्रदूषण होता है ना, मोटर वाहनों के करों में वृद्धि से। मोटर वाहनों के कर में टैक्स के वृद्धि से। ठीक है। महाजन समिति का संबंध किससे है? कौन समिति? महाजन समिति। तो समझे कि महाजन समिति का संबंध है चीनी घोटाला से। किससे? चीनी घोटाला से। आके ज्ञान प्रकाश समिति, ज्ञान प्रकाश समिति भी चीनी घोटाला और महाजन समिति भी चीनी घोटाला। अब ये सब समिति सर गठित क्यों हुई थी? कहें कि देखिए चीनी के घोटाला हुआ था, चीनी जो बनता है ना सरकारी मिल में, उसमें घोटाला किया गया था, इसीलिए ये सब समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, ज्ञान प्रकाश कमेटी और महाजन कमेटी। महाजन कमेटी किससे संबंधित है? चीनी घोटाला से। बहुत बढ़िया। राज समिति कृषि जोत कर, कृषि जोत कर से संबंधित है। भारत में 3 प्रकार के जोत है। जोत 3 प्रकार की होती है, लघु जोत, सीमांत जोत, बहुत बढ़िया, और बृहद जोत। अरे क्या बात है, जबरदस्त, जिंदाबाद, ताली बजा दो उसके लिए। ठीक है, जबरदस्त कंसेप्ट। यानी लघु जोत, सीमांत जोत और बृहद जोत। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ठीक है, देखिए लघु जोत यानी 1 हेक्टेयर से कम लघु जोत, और सीमांत जोत, सीमांत जोत कहते हैं 1 हेक्टेयर से कम जोत को क्या कहते हैं? सीमांत जोत। और लघु जोत 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच के लघु जोत कहते हैं। और बृहद जोत 4 हेक्टेयर से बड़ा अधिक को क्या कहते हैं? बृहद जोत कहते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, ऐसा ही पढ़ो बच्ची। ठीक है। सिकरी समिति का संबंध है रेल सुरक्षा से। सिकरी समिति का संबंध है रेल सुरक्षा से। इराडी समिति, ईरानी ना, इराडी समिति नहीं, लेके गाड़ी देते हैं भाई साहब रानी। तो इराडी समिति का संबंध किससे है? ठीक है ना दोस्त? तो इराडी समिति का संबंध किससे है? इराडी, समझ रहे हैं ना? इराडी समिति का संबंध किससे है? तो औद्योगिक रुग्णता से। और तेंदुलकर समिति का संबंध है तो गरीबी रेखा के निर्धारण से। कोई दिक्कत है? तो दोस्त यहीं तक मेरा ये इसका था, मतलब कि चैप्टर का। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम लोग साइंस की ओर बढ़ते हैं। किधर? साइंस की ओर। बहुत बढ़िया, मुस्कुराहट के साथ साइंस की ओर। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? तो B12, यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और कोबाल्ट कहें तो इसका उपयोग, B12 का उपयोग कैंसर में किया जाता है। और सर और ध्यान से देखिएगा, B12 के रासायनिक नाम पूछता है तो साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यानी पित्त का निर्माण दोस्त यकृत में होता है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। पित्त स्टोर कहाँ पर होता है? यानी पित्त का संग्रह कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में। पित्त का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त जो होता है क्षारीय होता है। पित्त कैसा होता है? फातीय, क्षारीय होता है। इसी को बाइल जूस कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। नहीं, पित्त रस को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बाइल जूस। अच्छा, जठा रस को बाइल जूस कहते हैं। ठीक ठीक ठीक। और जठा रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, जठा रस भी कैसा होता है? क्षारीय होता है। जठा रस को बाइल जूस कहते हैं। और यह कहाँ बाबू? उसका पीएच मान पूछ देगा कि बाइल जूस का पीएच मान, तो 7.8 होता है। 7. विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी आंवला खाने से, कच्चा फल खाने से, खट्टा चीज़ खाने से विटामिन सी की प्राप्ति होती है। कृपया करके आप लोग के घर मुरादा होगा तो दे सकती हैं, हाँ पहुंचा सकती हैं। ठीक है, विटामिन सी हमको कमी हो गया है। हाँ, वायरस रोग है इन्फ्लुएंजा। वायरस रोग क्या है? इन्फ्लुएंजा है। कोई दिक्कत है? नहीं ना, तब पहुंचा दीजिएगा। वायरस रोग इन्फ्लुएंजा है। वायरस रोग इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा कहाँ की बीमारी होती है? इन्फ्लुएंजा जो होती है वायरस से होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा बताइए कहाँ पर होता है? इन्फ्लुएंजा, अल्जाइमर रोग कहाँ होता है? मस्तिष्क में। कहाँ पर? मस्तिष्क में। तो खाली स्थान है। इन्फ्लुएंजा रोग कहाँ होता है शरीर में हमारे? आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें दोस्त।
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन। प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। और उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने? ह्यूगो डी ब्रीज। बैक्टीरियोफेज है वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है। देखिए यानी वायरस, वायरस मैंने कहा होला विषाणु। अब विषाणु जो विषाणु को भक्षण करता है, खाता है, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। और जो लड़का नहीं जानेगा तब बैक्टीरिया माने समझेगा जीवाणु। अब ऐसा जीवाणु जो जीवाणु को खाता है उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। ये दोस्त गलत है। यानी जब वायरस पर अटैक करेगा, यानी जब उस पर खा जाता है यानी भक्षण करता है, तो उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है विषाणुओं में। उपापचयी एंजाइम किसमें उपस्थित नहीं होता है यानी अनुपस्थित होता है? तो विषाणुओं में। विषाणु में उपापचयी यानी मेटाबॉलिज्म में पाचन की क्रिया नहीं होती है। नहीं। विषाणु के खोज किसने किया था? इवानोविस्की ने। इवानोविस्की ने। विस्की से याद कर लो, इवानोविस्की, इवानोविस्की। बैक्टीरिया के खोज लीवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। अब बैक्टीरिया नामकरण किसने किया था? जीवाणु नामकरण एहरेनबर्ग ने। एहरेनबर्ग ने। देखिए सबसे बड़ा विषाणु है पोक्स विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु अगर पूछ देगा कि कौन है, तब पोक्स विषाणु। कौन सा बाबू? पोक्स विषाणु। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था? ओपेरिन ने। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था? ओपेरिन ने। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है बाबू? तो मोनोसैकेराइड्स। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और अन्य कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो प्रोटीन। प्रोटीन जो है हम कई बार बोलते हैं कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है, या शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कौन सा पदार्थ शरीर के वृद्धि में नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक योगदान देता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन शब्द किसने दिया था? तो मूलर ने। किसने? मूलर ने। प्रोटीन जो है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। किस रूप में प्रोटीन शरीर में संचित होता है? तो एमिनो अम्ल के रूप में। शरीर में प्रोटीन जो है ना एमिनो अम्ल के रूप में संचित रहता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है कहाँ पर? तो यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। यानी शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है बाबू? यकृत में। उत्सर्जन की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। उत्सर्जन की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन है। किडनी जो होता है, किडनी के भी यानी वृक्क की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? हाइड्रा में। यानी हाइड्रा में रुधिर नहीं होता है यानी रक्त नहीं होता है बाबू, लेकिन वह श्वसन करता है। कौन? हाइड्रा। हाइड्रा कैसा है? तो एक कोशिकीय है। हाइड्रा एक कोशिकीय है। हाइड्रा, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा ये सब एक कोशिकीय है। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह किस विधि द्वारा? विखंडन विधि द्वारा। अमीबा में विखंडन द्वारा, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा, या मुकुलन को इंग्लिश में बर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्डिंग कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है तो 14 से 18 बार। एक जो मनुष्य है वह 14 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। चलिए दोस्त, श्वसन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो श्वसन की क्रिया मेडुला ऑब्लांगोटा के द्वारा नियंत्रित होता है। यही श्वसन रुक जाएगा ना तो किसी की मौत हो सकता है। अब बूढ़ पूर्वज की खास करके हो सकता है नहीं। यानी क्या होता है कि सफोकेशन की क्रिया होती है। क्या होती है? हाँ, ज़्यादा देर तक बूढ़े नहीं रह सकती हैं, इसको कह रही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा देर तक आदमी, अब वो लोग में पावर कम होता है, शक्ति कम होता है, अब वो लोग नहीं रोक पाती है, जिसके कारण क्या होता है आदमी का, हाँ, मेडुला ऑब्लांगोटा। तो श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मेडुला ऑब्लांगोटा। मेडुला ऑब्लांगोटा फेल हो जाएगा मतलब कि ब्रेकर फेल हो जाएगा। ठीक है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है बाबू? तो 14 से 18 बार। कोई दिक्कत है? हृदय का धड़कना ये सब कहाँ से? उल्टी ना, ये सब देख अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया सब कहाँ से होता है? तो मेडुला ऑब्लांगोटा से। उल्टी आ जाना ऑटोमेटिकली, ओए कर लगी। ठीक है, तो ये सब कहाँ से?
उल्टी को दोस्त वोमेटिंग कहते हैं, वोमेटिंग, ठीक ना। आप लोग घबराइएगा नहीं इंग्लिश मीडियम वाले। सबसे लंबी कोशा है कौन सा बाबू? तंत्रिका कोशा। सबसे लंबी कोशा कहेगा तो तंत्रिका कोशा है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप का नियंत्रण होता है? तो हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप का नियंत्रण होता है? हाइपोथैलेमस। प्यार, घृणा, मोहब्बत, ये सब जितना होता है, भूख प्यास, सब चीज़ किस है? हाइपोथैलेमस के कमाल है। किसका कमाल है? हाइपोथैलेमस के कमाल है। कोई दिक्कत? हाँ, हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। लहसुन प्याज गर्म चीज़ नहीं खाना चाहिए, इसीलिए साधु संत गरम भोजन लहसुन खड़े नहीं निगलते हैं, ये सब छोड़ देंगे, ये सब छोड़ देंगे। हाइपोथैलेमस पर कंट्रोल रहेगा। सबसे लंबी कोशा कौन सी होती है? तंत्रिका कोशा। कौन सी? तंत्रिका कोशा। खाइएगा अंडा तो तुरंत हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा। अंडा, मीट, मछली सब नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, समझ रहे हैं ना? हाँ, आई सबसे दांत भी प्रभावित होता है, ये सब नहीं खाना चाहिए। सबसे हाँ क्रोध आता है। सबसे लंबी कोशा है तंत्रिका कोशा। कौन सा? तंत्रिका कोशा। लगेगा कि तुमको मार दें, ऐसे लगेगा, फील होगा अंदर अंदर ये सब खाओगे तो। लैंगरहैंस के उपद्वीप यानी लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं अग्नाशय में। किसमें बाबू? अग्नाशय में। अग्नाशय की आकृति कैसी होती है बाबू? सी आकार के। अग्नाशय से ही इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन की कम स्रावित होने से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन दोस्त बीटा कोशिका से स्रावित होता है। यानी अग्नाशय में 3 कोशिका होती हैं, एक बीटा कोशिका, एक अल्फा कोशिका, तीसरा गामा नहीं, ठीक है। वो डेल्टा की लैम्डा, बीटा होता है, अल्फा होता है, एक और होता है, ठीक है। देखो वृद्धि हार्मोन किसको कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं बाबू? वृद्धि हार्मोन कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सी है? यकृत है। यकृत का वजन कितना होता है बाबू? 1.5 kg। बहुत बढ़िया याद की है, 1.5 kg। बहुत पढ़ने में तेज है लड़की। कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है? तो पैंक्रियाज। यानी पैंक्रियाज माने अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। वहाँ अंतः और बाह्य स्रावी दोनों होता है, ठीक है। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसे कैसे, कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि भी। इसकी आकृति कैसी होती है? सी आकार के। अरे बहुत बढ़िया लड़की के दिमाग है। गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किसने किया था? गर्भ निरोधक गोली की खोज किसने किया था? तो पिनकस ने। किसने? पिनकस ने। गर्भ निरोधक गोलियां में होता क्या है? तो ओस्ट्रोजन यानी ओस्ट्रेजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। देखिए फीमेल में 3 प्रकार के हार्मोन, रिलैक्सिन, ओजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरोन। आप मेल में केवल एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मेल में कौन? एक होता है। आप क्या होता है ना कि गर्भ निरोधक गोलियां में प्रोजेस्टेरोन और ओस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलकर बनाता है। तो दोनों मिल जाता है ना, तो वो क्या करता है कि एक दूसरे से मतलब कि लड़ा कर वो ख़राब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। समझ रही हो ना? यानी जो फीमेल होती हैं उससे तीनों अलग अलग समय पर निकलता है। जैसे गर्भपात के समय रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन। कोई दिक्कत है? ये सब होता है। निम्नलिखित में से कौन सा? डिलीवरी के समय तो गर्भपात उसी को हिंदी में कहते हैं, डिलीवरी को गर्भपात कहते हैं, ठीक है। गर्भपात तो मिसकैरेज होता है, उसको हम बोलते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, खींच लीजिएगा भाई साहब, तनी मनी ऊपर नीचे हो जाता है। बायोलॉजी स्पेशलिस्ट नहीं है, गरीब आदमी, नॉर्मल है। न उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? एमू। न उड़ने वाला पक्षी एमू। कोई दिक्कत है? बायोलॉजी स्पेशलिस्ट हो क्या? कौन सा जंतु द्विलिंगी है? तो जोंक। जोंक कैसा है? द्विलिंगी। एक देने प्लस एक देने माइनस, वोल्टेज नहीं। कहने का मतलब है दोस्त, एक द्विलिंगी होता है यानी दोनों अपना जो है ना ऐसे सिकुड़ता है ना, तो समझ है कि वो अपना प्रजनन क्रिया कंप्लीट कर देगा, अपना प्रजनन क्रिया कंप्लीट कर देगा। तो जोंक द्विलिंगी है। द्विनाम पद्धति की खोज किसने किया था बाबू? लिनियस ने। द्विनाम पद्धति की खोज लिनियस ने। त्रिनाम पद्धति की खोज किसने किया था? ठीक ना दोस्त? चलिए आगे बढ़िए, आगे ऐसा ही मेहनत कीजिए हमारे तरह। आइए देखिए, कह रहा है कि द्विनाम पद्धति की खोज किसने किया था? कैरोलस लिनियस। तीन जगत में जीवों का वर्गीकरण किसने किया था बाबू? तो हेकल ने। किसने? हेकल ने। द्विजगत में जीवों का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने किया था। तीन जगत तो हो गया हेकल, 4 जगत में कोपलैंड और 5 जगत में जीवों का वर्गीकरण व्हिटेकर ने किया था। समझ रहे हैं ना? आइए, उड़न मछली कौन सी है? तो समुद्री घोड़ा जो है ना वह उड़न मछली है। समुद्री घोड़ा उड़न मछली है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को।
जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। वर्गीकरण की आधार क्या है? स्पीसीज। वर्गीकरण की आधार स्पीसीज है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है कहाँ पर? अस्थियों तथा दांतों में, यानी अस्थियों तथा दांतों में कौन सा? फास्फोरस पाया जाता है। मानव के लाल रुधिर कणों यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बाबू? 20 से 120 दिन तक। आरबीसी का मृत्यु कह देगा तो प्लीहा में होता है। कहाँ पर? प्लीहा। इसको स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन। शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी पाई जाती है, यानी शरीर के सबसे बलशाली पेशी कहाँ पाई जाती है? तो जबड़े में। कौन सी? या सबसे बलशाली पेशी यानी मांसपेशी, हाँ स्ट्रॉन्ग, तो जबड़े में। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है उपास्थि का, यानी बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? उपास्थि का। और उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रीनल ग्लैंड से होता है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण है एड्रीनल ग्लैंड से। इसी को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। एड्रीनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसीलिए क्या होता है ना कि मार झगड़ा होगा ना तो कोई कांपने लगेगा, कोई खूब खिसिया जाएगा, कोई खूब माने बहुत दोस्त, खूब इसको भोजपुरी में कहते हैं, खूब माने बहुत गुस्सा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, आए हाँ कलमों चला के मार देगा। ठीक है। रुधिर का थक्का यानी एड्रीनल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा ना तो आप कुछ कर सकते हैं। रुधिर का थक्का यानी क्लॉट जमने के लिए आवश्यक कौन सा होता है? कैल्शियम। ये गलती है कि सही? यह सही है। कैल्शियम जो है क्लॉट यानी रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। अब विटामिन के बात करें तो विटामिन के। अब विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। रुधिर के एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है सोडियम ऑक्जेलेट से, यानी रुधिर के एंटीजन पदार्थ मिलाया जाता है बाबू सोडियम ऑक्जेलेट से। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक। शरीर में सबसे अधिक संयोजी ऊतक पाया जाता है। ब्लड कैसा है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। नहीं, बहुत बढ़िया। ट्रिपेनोसोमियासिस रोग किसका वाहक है? तो सीसी मक्खी का। किसका? सीसी मक्खी का। काला आजार के लिए उत्तरदायी होता है प्रोटोजोआ। कौन सा? काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोअन है तो लिस्मानिया। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से। मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मैगट। यानी मक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं। शहतूत के पत्तियों पर पाया जाता है क्या? रेशम का कीड़ा। और उसके लार्वा को प्यूपा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी रेशम के कीड़े के लार्वा को प्यूपा कहते हैं। नहीं, अब मक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं। नहीं, मक्खियाँ हग देती हैं, जिसको आप लोग भोजपुरिया में कहती हैं कि माछी हग देला से। तो हगना माने लैट्रिन करना दोस्त। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि वह क्या है? तो मैगट है। वह क्या है? मैगट। क्या है? मैगट। आज जान गई ना, इसके कपड़ा पर छेद देता है। ठीक है। देखिए, काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोअन है लिस्मानिया, तो हो गया। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है एपीकल्चर, यानी एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खियों में संचरण का साधन कौन सा है? नाच। मधुमक्खियों में कम्युनिकेशन, मधुमक्खी अपना में बात करती हैं, जिसे भुनभुनाती है ना, तो हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कि भुनभुनाती है, तो वो भुनभुनाती नहीं है, वो अपने में बात करती हैं। तो मधुमक्खियों के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? नाच कहते हैं। अब मधुमक्खियों को दोस्त कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि मधुमक्खियों के नाच के खोज किसने किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा। सीसी मछली निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती हैं? तो स्लीपिंग सिनकेस, यानी सीसी मक्खी काट देगी ना तो आपको नींदरा रोग हो जाएगा। कैसा रोग हो जाएगा? नींदरा रोग। खूब सोइएगा, खूब। मम्मी कितना जगाएगी ना तो नींद नहीं टूटेगा। ठीक है। जैसे लगेगा कि आई एम इन युगांडा, आई एम नॉट इन इंडिया। काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो सैंड फ्लाई। किसके काटने से दोस्त? सैंड फ्लाई के काटने से काला जोर रोग होता है। काला जोर नहीं दोस्त, काला आजार रोग जो है ना, काला आजार रोग
वह सैंड मछली के काट सैंड मछली नहीं, सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से होता है। ठीक ना दोस्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा क्विज देखें, जैसा भी क्विज लगे आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें और एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, क्विज देखकर लाइक बटन नहीं दबाते हैं। लाइक बटन दबाएं और वीडियो को जितना आपके मोबाइल में ग्रुप है, मामा मौसा के लड़का लड़की पढ़ रहा है, सबके पास शेयर करें। ठीक ना, जितना है चाचा चाची साला साली सबके पास आप शेयर करें। खुद ही कहते हैं वीडियो ज़बरदस्त एकदम धांसू फैलाइए पूरे बिहार में। इतना ही पर कर जय हिंद, जय भारत। जय भारत।